नमस्कार साथियों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर 2। इससे पहले जो है हम आपको इसका मॉडल पेपर 1 ब्रह्मा सीरीज का करा चुके हैं। तो आज जो है हम आपको ब्रह्मा सीरीज का मॉडल पेपर 2 कराने वाले हैं, जिसमें हमने आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं, मार्शल हैं, रॉबिन्स हैं या जेके मेहता हैं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ को जो है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन काल में जो है अर्थशास्त्र का जनक कौन था, तो वो था चाणक्य। चाणक्य, जिसको हम जो है कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और एडम स्मिथ ने जो है एक बुक और लिखी थी, इसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रों का धन। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को कहते हैं उपयोगिता, उपभोग, उत्पादन या कीमत? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपयोगिता। क्योंकि जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, उसको उपयोग में लाते हैं, तभी जो है हम संतुष्ट होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को कहते हैं उपयोगिता। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है न्यूनतम, शून्य, अधिकतम या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिकतम होता है। क्योंकि जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो तब कुल उत्पादन जो है अधिकतम होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? साहसी यानी कि उत्पादक, पूंजी, विनिमय, श्रम? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनिमय जो है उत्पादन का साधन नहीं है। क्योंकि साहसी यानी कि उद्यमी, श्रम और पूंजी ये तीनों जो है उत्पादन के साधन हैं, और भूमि भी उत्पादन का साधन है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, तो भूमि, श्रम, पूंजी और साहसी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना कहलाता है कीमत विस्तार, कीमत संकुचन, कीमत विभेद या कीमत नियंत्रण? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कीमत विभेद। क्योंकि एक ही वस्तु के लिए विभिन्न क्रेताओं से जो है भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करना कहलाता है कीमत विभेद। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, गठबंधन अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत का प्राय निर्धारण किया जाता है उद्योगों के द्वारा, फर्म के द्वारा, कीमत नेता के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कीमत नेता के द्वारा जो है प्राय जो है निर्धारण किया जाता है कीमत का। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? जे आर हिक्स, एच एम हैंसन या जे एम किन्स या एस ए सी पी यू? तो इसमें हमारा राइट आंसर है जे एम किन्स, जिनका पूरा नाम है जॉन मैनार्ड किन्स। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी का को कल्याण का एक अनुपयुक्त सूचकांक मानता है, बनाता है? गैर मौद्रिक लेन देन, जीडीपी का वितरण तथा संरचना, बहाताएं या उपयुक्त सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी डी, उपयुक्त सभी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1932 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1930 में। और ये विश्वव्यापी मंदी जो है सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुई थी, क्योंकि अमेरिका को जो है सबसे ज्यादा दुख झेलना पड़ा था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आयकर कौन लगाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें या इनमें से सभी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र सरकार जो है आयकर लगाती है यानी कि इनकम टैक्स। तो अब आते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 3 नंबर में पूछे जाते हैं और इनका उत्तर जो है आपको लगभग 50 शब्दों में देना होता है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक ऐसा रूप है जिसमें कई क्रेता और विक्रेता होते हैं।
इसमें सभी विक्रेता एक जैसे उत्पाद बेचते हैं और बाजार में हिस्सेदारी कीमत को प्रभावित नहीं करती है। पूर्ण प्रतियोगिता को पूर्ण बाजार के नाम से भी जाना जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है एक ऐसा रूप है जिसमें कई क्रेता और विक्रेता होते हैं और इसमें जो है सभी विक्रेता एक जैसे उत्पाद बेचते हैं और बाजार में हिस्सेदारी कीमत को प्रभावित नहीं करती है। पूर्ण प्रतियोगिता को जो है पूर्ण बाजार के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निजी वस्तु किसे कहते हैं? तो निजी वस्तुएं वे हैं जिनका स्वामित्व उस समूह या व्यक्ति तक ही सीमित होता है जिसने उस वस्तु को अपने उपभोग के लिए खरीदा है। निजी वस्तु को किसी अन्य के साथ साझा नहीं किया जाता है, बल्कि इसे उपयोग या उपभोग के अधिकार हस्तांतरित करने के साथ साथ बेचा भी जा सकता है। तो निजी वस्तुएं जो है हम जो अपने स्वयं के लिए खरीदते हैं वही होती हैं और इसको जो है किसी दूसरे के साथ साझा नहीं किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? तो समग्र मांग का मतलब है कि किसी अर्थव्यवस्था में लोग किसी दिए गए मूल्य स्तर पर खर्च करने के लिए तैयार हैं, कुल कितनी रकम है। यह एक आर्थिक अवधारणा है। समग्र मांग अर्थव्यवस्था में सभी लोगों द्वारा उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं की मांग को दर्शाती है। यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की मांग और सभी मूल्य स्तरों पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग को माप भी है। यानी कि समग्र मांग जो है एक ऐसी अवधारणा है जिसमें अर्थव्यवस्था में सभी लोगों द्वारा उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं की मांग को दर्शाती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अपूर्ण प्रतियोगिता की कोई तीन विशेषताएं लिखिए। तो जिनमें पहली विशेषता है वस्तु विभेद। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में एक ही तरह के उत्पाद होने के बावजूद भी उसमें अंतर होता है। उदाहरण के लिए बेरका और बीटा मक्खन के पैकेट और एक जैसे दिखने के बावजूद भी इनकी गुणवत्ता में अंतर हो सकता है। तो बेरका और बीटा मक्खन के जो पैकेट हैं उनमें जो है कई प्रकार के अंतर होते हैं। अब नेक्स्ट है, इसमें बाजार में कीमतें भिन्न भिन्न होती हैं। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार की स्थिति का पूरा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए बाजार में कीमतें भिन्न भिन्न होती हैं। तो जो अपूर्ण प्रतियोगिता होती है इसमें जो है क्रेता और विक्रेता जो होते हैं उनको जो है पूर्ण ज्ञान नहीं होता है बाजार का, इसीलिए जो है बाजार में कीमतें भिन्न भिन्न होती हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है, विक्रेताओं को कुछ सीमा तक अपनी वस्तु की कीमत तय करने की आज़ादी होती है। यानी कि अपूर्ण प्रतियोगिता में हर विक्रेता अपने प्रतिद्वंदियों की प्रतिक्रियाओं की परवाह किए बिना आज़ादी से काम करता है। यानी कि वो जो है कभी तो कीमत को घटा देता है और कभी कीमत को बढ़ा देता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, चेक क्या होता है? तो चेक किसी व्यक्ति का बैंक को जारी किया गया एक दस्तावेज होता है जिसके जरिए वह किसी और व्यक्ति या संस्था को पैसे देने का आदेश देता है। चेक के जरिए धन हस्तांतरित करने का एक सुरक्षित और ठोस तरीका मिलता है। यानी कि चेक एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए जो है हम किसी के खाते में जो है पैसा जमा करवा सकते हैं और पैसा ले भी सकते हैं। ये जो है किसी दूसरे को धन देने यानी कि हस्तांतरित करने का एक ठोस तरीका है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण रोजगार संतुलन क्या है? तो पूर्ण रोजगार संतुलन का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में सभी उपलब्ध श्रम को इस्तेमाल किया जा रहा हो और कुल मांग और कुल आपूर्ति बराबर हो। इस स्थिति में सभी इच्छुक और समक्ष लोगों को मौजूदा मजदूरी दर पर काम मिलता है। तो पूर्ण रोजगार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अर्थव्यवस्था में सभी उपलब्ध श्रम का इस्तेमाल किया जा रहा हो और कुल मांग और कुल आपूर्ति बराबर हो। इस स्थिति में सभी इच्छुक यानी कि जो काम करने के इच्छानुसार हो और समक्ष लोगों को जो है मौजूदा दर मजदूरी दर पर काम मिलता है, तो वही जो है पूर्ण रोजगार कहलाता है। और सरकारी बजट क्या है? तो अब हमारा ये प्रश्न है कि सरकारी बजट क्या है? तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के प्रस्तावित राजस्व और व्यय का वितरण होता है। यह एक दस्तावेज है जिसे हर साल की शुरुआत में देश के वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं। इसे विधायिका पारित करती है और मुख्य कार्यकारी या राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देते हैं। तो सरकारी बजट जो है सरकार का एक लेखा जोखा होता है यानी कि एक साल का दस्तावेज होता है
और यह जिसमें हर साल की शुरुआत में देश के वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं और इसे विधायिका पारित करती है और मुख्य कार्यकारी या राष्ट्रपति जो है इसको स्वीकृति देता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर का अर्थ बताइए तथा उदाहरण लिखिए। तो अप्रत्यक्ष कर से तात्पर्य सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए करों से है, और प्रत्यक्ष करों के विपरीत जिन्हें आय से काटा जाता है। अप्रत्यक्ष कर खरीद के समय लगाए जाते हैं। प्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं सेवा कर, सीमा शुल्क, माल और सेवा कर, जीएसटी और मनोरंजन कर आदि। तो अप्रत्यक्ष कर ऐसे होते हैं कि प्रत्यक्ष करों के विपरीत होते हैं जिन्हें आय से काटा जाता है, और अप्रत्यक्ष कर खरीद के समय लगाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष करों के उदाहरण हैं सेवा कर, सीमा शुल्क कर, माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी और मनोरंजन कर आदि। तो अब आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका उत्तर जो है आपको लगभग 100 से 120 शब्दों में देना होता है। तो इसमें हमारा प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था की जो है 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं, जिनमें पहली होती है क्या उत्पादन किया जाए, दूसरी होती है कैसे उत्पादन किया जाए, तीसरी होती है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो पहले समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं व्यक्तियों और समाज की असीमित जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध सीमित संसाधनों से जुड़ी होती हैं, और प्रत्येक अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं, जिनमें पहली है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो आइए अब इनको हम डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले जो आती है वो होती है क्या उत्पादन किया जाए। तो सीमित संसाधनों के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन की सीमाएं तय होती हैं। संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए उन्हें अलग अलग कामों के लिए आवंटित करना होता है। यानी कि हमें पहले यह देखना पड़ता है कि कौन से लोग किस चीज के लिए, यानी कौन सी चीजें जो ज्यादा जरूरी होती हैं, यानी कि क्या उत्पादन किया जाए। तो जो वस्तु सबसे ज्यादा जरूरी होती है पहले उससे सबसे पहले उसी का उत्पादन किया जाता है। अब आता है कैसे उत्पादन किया जाए। यानी कि पहले जो है हम अगर हम उत्पादन करते हैं तो हमें जो है उसमें भूमि लगेगी, श्रम भी लगेगा, पूंजी भी लगेगी, और जो श्रमिक आएंगे उनको धन भी देना पड़ता है, तो यानी कि मजदूरी भी देनी पड़ती है। तो कैसे उत्पादन किया जाए, यानी कि तकनीक का मतलब है कि किस तरह के मात्रक का इस्तेमाल किया जाए। तकनीक 2 तरह की होती है, श्रम घनिष्ठ और पूंजी प्रधान। और अब आता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो यह समस्या इस बारे में सवाल उठाती है कि किस तरह की सेवाओं का उत्पादन किया जाए और किस मात्रा में किया जाए। यह उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं की संख्या को प्रभावित करती है। तो किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी कि यह समस्या इस बारे में सवाल उठाती है कि किस तरह की सेवाओं का उत्पादन किया जाए और किस मात्रा में किया जाए, और यह उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं की संख्या को प्रभावित करती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं, जिनमें पहला है उपलब्धता, यानी विकल्प की उपलब्धता। अगर किसी वस्तु के कई विकल्प उपलब्ध हों तो उसकी मांग की कीमत लोच ज्यादा होती है। यानी कि जब भी बाजार में वस्तुओं के जो कई विकल्प होते हैं तो उसकी मांग की जो लोच होती है वो ज्यादा होती है। और अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वस्तु की जरूरत, यानी कि वस्तु की जरूरत क्या होती है। अगर कोई वस्तु जरूरी है तो उपभोक्ता उसे खरीदने के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। यानी कि जब भी किसी वस्तु की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे कि दवाइयों की, तो हम जो है कभी भी आप जानते हैं कि दवाइयों में जो है मेडिकल स्टोर्स पर जो है डिस्काउंट नहीं किया जाता है, और जो है हम उसकी अधिक कीमत चुकाने को भी तैयार हो जाते हैं। इसीलिए ये भी जो है मांग की लोच को प्रभावित करने वाला एक कारक है। अब नेक्स्ट आता है वस्तु पर खर्च की गई आय का अनुपात। यानी कि अगर किसी वस्तु पर होने वाला खर्च ज्यादा है तो उसकी मांग ज्यादा होती है। यानी कि वस्तु पर खर्च की गई आय का अनुपात कितना होता है। तो अगर किसी वस्तु की होने वाला जो खर्च होता है किसी वस्तु पर, तो वो जो है उसकी मांग को जो है ज्यादा होती है।
अगला आता है समय अवधि, यानी कि कौन सा समय। तो वस्तुएं दीर्घकाल में ज्यादा लचीली होती हैं क्योंकि उपभोक्ताओं के पास अपने व्यवहार को बदलने के लिए ज्यादा समय होता है। ये भी जो है एक मांग की लोच को प्रभावित करने वाला कारक है। अगला आता है वस्तु के कई उपयोग। तो किसी वस्तु का इस्तेमाल कई कामों में किया जा सकता है तो उसकी मांग ज्यादा होती है। तो ये भी जो है वस्तु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। और अब आता है नेक्स्ट, वस्तु की निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो अगर किसी वस्तु की कई निकट प्रतिस्थापन वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हों तो उसकी ज्यादा, यानी कि उसकी मांग जो है ज्यादा होती है। अगला आता है फैशन की वस्तुएं। तो औरतें जो है फैशनें ज्यादा करती हैं तो वो जो है उसकी भी जो है कीमत ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाती हैं और उसकी जो है मांग भी ज्यादा होती है। ये भी जो है वस्तु की मांग रोज को प्रभावित करता है। तो जो वस्तुएं आज फैशन में हैं कल आउट ऑफ डेट हो जाती हैं, इसलिए ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच ज्यादा होती है। तो ये सभी कारक हैं, ये जो है ये जो है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, औसत लागत एवं सीमांत लागत में संबंध को बताइए। तो औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध निम्नलिखित है, जिनमें सीमांत लागत और औसत लागत को प्रभावित करती है, यानी सीमांत लागत जो है औसत लागत को प्रभावित करती है। अगला आता है, जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन से औसत लागत कम हो जाती है। यानी कि जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन से जो है औसत लागत भी जो है कम हो जाती है। और जब सीमांत लागत औसत लागत से ज्यादा होती है तो अधिक इकाइयों का उत्पादन करने से प्रति इकाई औसत लागत बढ़ जाती है। तो जब सीमांत लागत औसत लागत से ज्यादा होती है तो अधिक जो है इकाइयों का उत्पादन करने के प्रति इकाई औसत लागत जो है बढ़ जाती है। आगे आता है, सीमांत लागत न्यूनतम होने पर सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है। यानी कि जब सीमांत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत जो है औसत लागत के बराबर हो जाती है। आगे आता है, सीमांत लागत और औसत लागत के बीच का संबंध उत्पादन दक्षता और बाजार की गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं हैं, ये व्यक्ति नहीं बल्कि व्यष्टि है। तो व्यष्टि और समष्टि, इनमें निम्नलिखित अंतर हैं। तो जिनमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी आर्थिक इकाई या अर्थव्यवस्था के किसी भाग या एक से ज्यादा इकाइयों के छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था या आर्थिक इकाइयों के समुच्चय का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है इसमें जो है व्यक्तिगत इकाइयों का, यानी कि छोटी छोटी, यानी कि एक कंपनी या एक परिवार, एक उत्पादक का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है होता है उसमें जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन और अंतर संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है व्यक्तिगत इकाइयों का आर्थिक अध्ययन और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में जो है बड़े आर्थिक समूहों और अध्ययन और संबंधों का जो है विश्लेषण किया जाता है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में संबंधों के अधिकतम वितरण से जुड़े सिद्धांतों का अध्ययन होता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादकता बढ़ाने और पूर्ण रोजगार पाने से जुड़े सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है संसाधनों के अधिकतम वितरण से होने वाले जुड़े सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में जो है उत्पादकता बढ़ाने और पूर्ण रोजगार पाने के जुड़े सिद्धांतों का जो है अध्ययन किया जाता है और बेरोजगारी का अध्ययन भी इसी में किया जाता है। और अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मुद्रा की विशेषताएं क्या हैं। तो मुद्रा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जिनमें सबसे पहली आती है स्थायित्व मुद्रा। तो मुद्रा को बार बार इस्तेमाल करने के बाद भी टिकाऊ होना चाहिए, तो ये जो है स्थायित्व मुद्रा होती है। अगला आता है सुवाह्यता मुद्रा, इसमें मुद्रा को ले जाना आसान होता है, यानी कि कागजी मुद्रा। अगला आता है विभाज्यता, तो मुद्रा को बदलाव में बांटा जा सकता
जा सकता है और होना भी चाहिए, यानी कि बांटा जा सकता होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है एक रूपता, यानी कि मुद्रा का मूल्य दूसरे समान मुद्राओं के बराबर होना चाहिए। और अगला पॉइंट आता है सीमित आपूर्ति, तो मुद्रा की आपूर्ति को राजकोष नियंत्रित करता है। अगला आता है स्वीकार्यता, तो मुद्रा को लगभग किसी भी बाजार में स्वीकार किया जाना चाहिए। तो ये जो है मुद्राएं होती हैं और उनकी विशेषताएं। तो मुद्रा का मुख्य काम विनिमय का माध्यम होना और मूल्य का कोष होना। मुद्रा के जरिए मूल्य को मापा जा सकता है और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। मुद्रा के जरिए साख का नियंत्रण भी किया जा सकता है। धातु मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय में होने वाली दिक्कतें दूर हुई। कागजी मुद्रा यानी पत्र मुद्रा सस्ती और हल्की होने की वजह से आज के समय में विनिमय का एक लोकप्रिय जरिया है। भारत की प्राचीनतम मुद्राएं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित थी। तो ये जो है मुद्राएं होती हैं और उनकी कुछ विशेषताएं। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।